Hello everyone, I once again welcome you all to Samvidhan IAS. सो लास्ट पार्ट में हमने रिट जुरिस्डिक्शन तक डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की दैट इज लिमिटेड, बट जो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है उसको वाइडर सेंस में देखा जाता है, दैट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। और पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड कर सकता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है that is Article 129 under the Article 129 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहा गया है उसको डिक्लेयर किया गया है टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, जिसके पास सब पावर्स होंगी, जो कि कोर्ट ऑफ जो कि पनिश कर सकती हैं फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब अपनी आपने सुना होगा काफी बार कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किया जाता है, कोर्ट का अपमान किया जाता है, तो उसके लिए कोर्ट आपको जो है पनिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 129। उसके बाद इसमें होता है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट को भी आप कह लीजिए, तो इसमें जो भी जजमेंट्स होंगी, जो भी प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी, जो भी एक्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो सारे होंगे रिकॉर्ड फॉर परपेचुअल मेमोरी। रिकॉर्ड दैट आर रिकॉर्डेड, आई वुड से रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल। परपेचुअल मेमोरी का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड में जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी हैं, जो प्रोसीडिंग्स चली हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं अपनी प्रोसीडिंग्स में, तो वो परपेचुअल मेमोरी के लिए जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड दैट वुड बी यूज्ड फॉर टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब आगे के आप कुछ करते हैं, मतलब आपने देखा होगा ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट पास करता है तो वो अपने पुरानी जजमेंट्स को भी एक उसके लिए एक रेफरेंस देता है, उन पुरानी जजमेंट्स के लिए भी, जो पुराने उसने पहले जजमेंट ली होती है, तो उनको टेस्टिमनी की तरह उनको कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट अपनी अगले जजमेंट्स देता है, जिसका मतलब है कि उन्होंने जो पहले काम किए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए कोर्ट की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएंगे। और इन रिकॉर्ड को एविडेंटरी वैल्यू दी जाती है। एविडेंटरी वैल्यू का मतलब ये होता है कि इन रिकॉर्ड्स को एविडेंस की तरह भी यूज किया जा सकता है, सबूत की तरह भी यूज किया जा सकता है, और इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जब इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इनको लीगल प्रेसिडेंट मिलता है, लीगल रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर कोर्ट ने कोई अपना जजमेंट दे दिया, ये कोई प्रोसीडिंग्स, कोई एक्ट्स ऐसे कोर्ट ने किए हैं जो कि रिकॉर्ड हो चुके हैं कोर्ट की मेमोरी में, तो उनको लीगल रेफरेंस मिलता है, उनको लीगल प्रेसिडेंट मिलता है, मतलब उनको जो है कानूनी दर्जा दिया जाता है, वो लीगल रहते हैं। गॉट इट? उनको लीगल तरीके से लीगल रेफरेंस, लीगल प्रेसिडेंट मतलब लीगल एक लॉ की तरह ही आप मान लीजिए उनको आप लेके चल सकते हैं। और इसमें एक दूसरी जो चीज आती है वो होती है कि पावर देता है ये कोर्ट को टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अगर आप कोर्ट का अपमान करते हैं, अगर आप कोर्ट की बेइज्जती करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है कि वो आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको पनिश कर सकता है। और इसके पास पावर होती हैं कि वो अपने ही नहीं, नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ, सिर्फ अपने कंटेम्प्ट के लिए नहीं, अगर आप किसी हाई कोर्ट की भी कंटेम्प्ट करते हैं तो, या किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट की या ट्रिब्यूनल्स की, पूरे देश की टेरिटरी में कहीं भी किसी भी कोर्ट की आप बेइज्जती या कंटेम्प्ट करते हैं, या उसका जो अपमान करते हैं, तो उसकी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास पनिश करने की, अगर आप किसी भी देश की कोर्ट का कंटेम्प्ट करेंगे। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? ये पावर है कोर्ट की टू प्रोटेक्ट इट्स ऑनर। कोर्ट अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट इट्स ओन ऑनर, अपने ऑनर और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एक्सरसाइज करता है, इस पावर को एक्सरसाइज करता है। लेकिन क्या है कि ये जो चीज है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, किसको क्या कहेंगे आपके बेइज्जती हो जाएगी, वो चीज डिफाइंड नहीं है, वो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है
कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं देता है, लेकिन आर्टिकल जो हमारा 142 क्लॉज 2 है उसमें कहा गया है कि जो प्रोविजंस कोई किसी भी कानून के कोई प्रोविजन है, किसी कानून के अंदर कोई ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनके ऊपर जो पार्लियामेंट बनाएगा, तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाता है इस चीज के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो पनिशमेंट का ऑर्डर दे सके फॉर एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि इस पे भी जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसके लॉ के प्रोविजंस के मुताबिक कोर्ट उसको कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है। नाउ इसमें अलग मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, 6 महीने के लिए होती है, फाइन 2,000 तक का होता है, या दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आती है, मतलब या तो इसमें एक तो पहले अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको जेल हो सकती है फॉर अप टू 6 मंथ्स, 6 महीनों तक के लिए, अप टू 6 मंथ्स यू कुड बी इम्प्रिजन्ड, एंड a fine could be levied on you, a fine of rupees I would 2,000। या तो ये होगा या ये होगा, या फिर दोनों भी किए जा सकते हैं, और बोथ दोनों चीजें, दोनों तरह के फाइन आप पे लगाए जा सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ये आता है। तो इसके लिए कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, देयर आर सर्टेन एक्सक्लूजन्स। कुछ एक्सक्लूजन्स आ जाती हैं। एक्सक्लूजन्स किस तरह की आ जाती हैं, जैसे अगर कोई आप इनोसेंट पब्लिकेशन कर देते हैं एंड मतलब आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं होगा, किस चीज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे से बाहर निकाला जाता है, किसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहेंगे, कि अगर आप कोई एक्यूरेट या कोई फेयर रिपोर्ट दे देते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, जिससे जो है कि अ, भले ही अगर कोर्ट पे कोई लांछन लगाया जा रहा है लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सच है, तो फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप पे नहीं लगाया जाएगा। अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कोई जुडिशियल एक्ट का एक्सक्लूजन क्या है कि आप फेयर पब्लिकेशन कर रहे हैं, आपने कोई चीज छाप दी जो सच है कोर्ट के बारे में, या आप उनका फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं है, बेइज्जती वाला नहीं है, आप सही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप दायरे के अंदर रह के, आप लिमिट्स के अंदर रह के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और एक्यूरेट रिपोर्ट, कोई एक्यूरेट रिपोर्ट है जो कि आपने सच रिपोर्ट निकाली है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जुडिशियल किसी एक्ट के ऊपर आपने सही रिपोर्ट निकाली है, तो ये सारी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं आएंगी, इनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं गिना जाएगा और इनके लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। नाउ देयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वुड से। टॉपिक का नाम है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? तो क्या है कि जो एक कोर्ट है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो उनको एक पावर दी गई है कि वो रिव्यू कर सकते हैं। पावर टू रिव्यू, रिव्यू आप समझते हैं ना, किसी चीज की जांच परख कर सकते हैं। क्या किस चीज की जांच परख कर सकते हैं? वो पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, किस चीज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की चेक कर सकते हैं वो? ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, जो हमारा, एक सेकेंड, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, जो हमारा पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है या कोई कानून लाता है या कोई लेजिस्लेशंस लाता है, या फिर उनके कोई एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, कोई इस तरह का काम करता है पार्लियामेंट, जो जुडिशियल रिव्यू में, जिसको हमारा जो कोर्ट है वो ले लेता है जुडिशियल रिव्यू में। ये सेंटर के लिए भी लागू होता है, स्टेट के लिए भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, कि अगर कोई हमारा सेंटर या स्टेट कोई ऐसा कानून लाता है, या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जिस काम की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि वो जो काम है, वो जो कानून है, वो संविधान के मुताबिक हो रहा है कि नहीं, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है या नहीं।
वो कहीं जो आपने कानून लाया या जो आपने काम किया, कोई एग्जीक्यूटिव पॉलिसी लाई, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन किया स्टेट ने या सेंटर ने, जो कि कानून के मुताबिक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रिव्यू कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए उसको क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और इस केस में अगर आपका जो एक्शन है, आपका जो लीगल एनेक्टमेंट है, आपने जो लॉ लाया है, कोई एक्शन किया है, कोई ऑर्डर लाया है, अगर वो इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है अंडर जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देता है, तो आप उसको, वो जो हमारा कोर्ट है उसको नल एंड वॉइड कर देगा। जैसा मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया था, एनजेएसी का एग्जाम्पल बताया था ऊपर। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को लगती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको नल एंड वॉइड कर देगा, उसको खारिज कर देगा। और वो जो आपका जो लॉ है, जो ऑर्डर है, वो एक बार खारिज हो गया तो इसके बाद उस पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा, वो चीज कानूनी तौर पे नहीं एक्सरसाइज की जा सकेगी, नहीं लाई जा सकेगी। उसके बाद इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जुडिशियल जो हमारा रिव्यू है, ये मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू के पहली बात तो जुडिशियल जो रिव्यू है, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जहां मैं आपको बताता हूँ ना कि कौन सी चीज मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी चीज नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है कि ये जो है, इससे एमसीक्यू भी बन सकता है, और इससे आपको कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में आपको ये लिखने की जरूरत पड़ सकती है कि सबसे बड़ी बात तो जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, दैट दैट टर्म इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हालांकि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी जो पावर है ये कहाँ से आती है, ये सेवरल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स हैं जहां से ये पावर निकल के आती है। तो ऐसे तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन निकल के कहाँ से आती है अब हम वो देखेंगे। तो आर्टिकल जो 13 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल जो 12 नहीं 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको आर्टिकल अभी तक पता हो जाने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ये दो तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। फिर आर्टिकल 136 हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 142 हम डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल 226 हम डिस्कस करेंगे, जो कि जिनके अंडर जुडिशियल रिव्यू की बात तो नहीं की जाती है एक्सप्लिसिटली, लेकिन जहां से जुडिशियल रिव्यू की टर्म जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 में आपको बता चुका हूं कि इस आर्टिकल के अंडर डिक्लेयर ये किया जाता है कि वो सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को लेके इनकंसिस्टेंट हैं, लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, उन लॉज को जो है हमारा, उन लॉज को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उन लॉज को हटा दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है, मैंने आपको बताया था ये क्या होती है जुडिशियल, जो हमारा आर्टिकल ये गारंटी करता है कि आप, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है कि वो डायरेक्शंस इशू करे, ऑर्डर्स इशू करे, रिट इशू करे। तो ये हमारा राइट है टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आर्टिकल 136 आता है, ये क्या बोलता है आर्टिकल, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को ऑथराइज करता है, सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड अंडर दिस आर्टिकल टू डू व्हाट, टू ग्रांट स्पेशल लीव। स्पेशल लीव मैंने आपको कल बताया था, स्पेशल लीव क्या होती है। स्पेशल लीव का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, उसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी केस जो कहीं पे भी चल रहा है, वो अपने अंडर ला सकता है, उसको अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सपोज आप किसी ट्राइब्यूनल में कोई केस लड़ रहे हैं, किसी हाई कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो स्पेशल लीव के प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट उसको अपने अंदर ले लेगा, बोलेगा कि आओ अब ये केस हम सुनेंगे, हमारी ताकत है, लेके आओ इसको आर्टिकल 136 के अंदर। उसके बाद आता है आर्टिकल 142, ये मेंशन करता है सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जिसको एक्सरसाइज, जो सुप्रीम कोर्ट अपनी एक पावर एक्सरसाइज कर सकता है अपनी जुरिस्डिक्शन में, कि ये कोई ऐसा लॉ निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसी डिक्री निकाल सकता है, ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है कि जिसके लिए कंप्लीट जस्टिस देना जरूरी हो।
कोई ऐसा लॉ, कोई सॉरी लॉ नहीं, कोई ऐसी डिक्री, कोई ऐसा ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर निकाल सकता है, ऐसा कोई डिक्री, कोई ऑर्डर ला सकता है जो कि कंप्लीट जस्टिस, पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए जरूरी हो, तो ऐसा ऑर्डर जो है, जो उसके सामने पेंडिंग है कोई केस, तो उस केस में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए वो कोई ऑर्डर, कोई डिक्री निकाल सकता है फॉर कंप्लीट जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर पूरी तरह से न्याय, जो न्याय नहीं मिला है पूरी तरह से, इनको जो जस्टिस नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर निकाल के उसको कंप्लीट जस्टिस दे सकता है इन एनी केस, इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, जो उनके सामने मैटर पेंडिंग है। तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई डिक्री डिक्री या ऑर्डर निकाल सकता है। डिक्री या ऑर्डर का मतलब होता है वो कोई ऐलान कर सकते हैं, वो कोई ऑर्डर कर सकते हैं। आर्टिकल 226 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को। अच्छा, ये ध्यान रखिए, हाई कोर्ट का आर्टिकल है, ठीक है। ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो डायरेक्शन ऑर्डर या रिट निकाल सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिट निकाल सकता है फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर पर्पस। वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, मैंने आपको बार बार इस चीज को रिआइटरेट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन हाई कोर्ट अदर पर्पसेस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। और ये आर्टिकल 226 है, ये हाई कोर्ट की पावर हमें बताता है। तो ये जो आर्टिकल्स है ना, इन आर्टिकल से क्या निकल के आता है कि फंडामेंटल राइट को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा रेमेडीज देता है कि हमारा फंडामेंटल राइट अगर को हानि पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं। अगर आर्टिकल जो 136 में आपको बताया, स्पेशल ग्रांट टू स्पेशल लीव का प्रावधान है, कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान है 142 में, और हाई कोर्ट की पावर फॉर जारी करने के लिए, रिट जारी करने के लिए आर्टिकल 226 है। तो इन आर्टिकल से क्या है कि निकल के आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू, कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है, अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे क्वेश्चन किया जाता है, तो वो क्वेश्चन को हमारा सुप्रीम कोर्ट देखेगा, एड्रेस कर सकता है, और पूरी तरह से जस्टिस दिलाने के लिए उसको रिव्यू के अंडर ले सकता है, अपने रिव्यू के अंदर लिया जा सकता है। अब आता है टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इंडिया में किस तरह के जुडिशियल रिव्यू होते हैं? तो लेजिस्लेटिव एक्शंस, लेजिस्लेटिव मैंने बताया आपको, कोई कानून बनाते समय जो एक्शन लिया जाता है, लेजिस्लेटिव एक्शंस उनको रिव्यू कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। इसमें क्या होता है कि ये इसलिए किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो पावर देता है, ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेटिव एक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिव्यू करने की, वो ये इसलिए वो ये इंश्योर करती है, ये पावर इस चीज को मद्देनजर रख के चलती है कि जो लॉ जो पास होते हैं लेजिस्लेचर से, जो कानून जो हमारा बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हों। कॉन्स्टिट्यूशन से हट के, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपोज करके, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके आप कोई लॉ नहीं बना सकते, कोई लेजिस्लेचर में कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते, कोई लॉ नहीं पास कर सकते। इसको इंश्योर करता है जुडिशरी। और अगर जो जो आप लॉज बनाएं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बनाएं, उसकी सीमा के अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर रह के बनाएं, तो आपके जो लॉज हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, कोई लेजिस्लेटिव एक्शन करते हैं, कोई कानून लाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको जो है रिव्यू हमारा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, हाई कोर्ट में भी पढ़ेंगे। देन देयर इज, ये इनको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ, इधर मैं लिख देता हूँ किन किन चीजों का रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस आपने देख लिया। दूसरा आता है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे एक्शंस लेती है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस लेती है, सपोज कीजिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल को कह दिया कि इंटरनेट बैन कर दो, जैसे आजकल
आपने देखा होगा न्यूज में क्या चल रहा है कि नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किस चीज को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं? सोशल मीडिया के बैन को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है ना। आजकल आपने देखा उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दिया है वहां से, इस्तीफा दे दिया है और उनकी पूरी गवर्नमेंट गिर ही चुकी है। पार्लियामेंट को आग लगा दी है लोगों ने, जो हमारे यूथ है उसने, और जो कि है कानून अपने हाथ में ले लिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया है। तो कल को अगर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट कर दी जाए, जैसे कि एक अनुराधा भसीन केस था 2020 का, जहां पे सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट कर दिया गया था, सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट पे एक केस था। तो ये किसने किया? ये कोई कानून से तो नहीं लाया, या आप सोच लीजिए हम जेएनके के निवासी हैं, तो पिछले सालों में आपने देखा होगा जब 370 हटा था, तो उस समय कुछ एक कितने काफी टाइम के लिए जो है हमारा इंटरनेट को रद्द कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, जो इंटरनेट काफी देर तक बहाल नहीं हुआ था। तो वो लॉ तो नहीं लाया गया, वो किसी लॉ से तो नहीं हुआ, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हुआ। वो क्या किया? वो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। वो एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने हेट स्पीच को फैलने से रोकने के लिए किया। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था। तो इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, उनको भी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, उनकी भी जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, और आप जो कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, वो अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी ले रही है, उसकी जिम्मेदारी ले रही है, जिम्मेवारी ले रही है या नहीं, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं या नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए भी रिव्यू किया जा सकता है। उसके बाद आता है जुडिशियल डिसीजंस। तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के लिए नहीं, जुडिशरी के लिए भी ये लागू होता है कि जुडिशियल डिसीजंस, इनको भी रिव्यू किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कोई गलत डिसीजन दे दिया, या आपके किसी लोअर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दे दिया, या आपने कोई प्रीवियसली कोई पिछला केस, कोई कुछ साल पहले कोई केस सुना था, प्रीवियस जजमेंट्स जो थी वो गलत हो गई, वो आपको लगता है कि उनको करेक्ट करना चाहिए, या उस समय वो जो पिछले टाइम में जो जजमेंट हुई थी वो आज के टाइम पे लागू नहीं होती है, आज के जो जमाना है बदल गया है, तो वो वाली चीज आज लागू नहीं की जा सकती है। तो इन तरह से प्रीवियस जजमेंट्स को करेक्ट करने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए प्रीवियस जजमेंट्स को, या फिर आपको उनमें कोई प्रावधान, कोई सुधार लाने के लिए प्रीवियस जजमेंट को, आप जो जुडिशरी है वो खुद के अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। इसलिए इसे कहा जाता है रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। तो हम पुराना कोई फैसला बदल के नया फैसला ला सकते हैं, और उनको आज टाइम की जो डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से लॉ को, उस जजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है जुडिशियल डिसीजंस पे भी रिव्यू लिया जाता है। अब हम आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह के जुडिशियल रिव्यू किए जाते हैं। अब आता है कि कंपैरिजन एक आता है कि जुडिशियल रिव्यू जो इंडिया में है और जो जुडिशियल रिव्यू यूएसए में है, उसमें क्या फर्क है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बताना क्या, आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको कुछ चैप्टर्स पहले बताया था, डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर। यहाँ लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये मैंने दो कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ वीडियो पहले, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो आज मैं इनको आपको उतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। आज मैं आपको इनका एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूं, क्योंकि ये अभी आगे यूज होगा। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है कि आपने लॉ को बनाया और एक प्रोसेस फॉलो करके बनाया। एक लेजिस्लेचर का जो प्रोसेस मैंने बताया था आपको, कि मोशन लाया, उसको मोशन को पास करवाया, फिर उस पे आपने अलग अलग डिबेट करी, डिस्कशंस करे, उसके बाद उसको आपने एक हाउस से पास किया, फिर दूसरे हाउस से पास किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट लिया। तो आपने पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया। एक लेजिस्लेचर को लाने के लिए आपने एक पूरे आपका जो कंसर्निंग जो प्रोसीजर था, उसको पूरे प्रोसीजर से लाया गया। तो व्हेन a correct procedure is followed, when correct procedure is followed for enacting a law, किसी
लॉ को बनाने के लिए, किसी कानून को बनाने के लिए जब आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इसमें ये वर्ड ना बहुत जरूरी है, आपने प्रोसीजर को फॉलो किया, बस। आपने ये नहीं असेस किया कि वो फेयर है या नहीं, आपने फेयर फेयर का क्वेश्चन नहीं एड्रेस किया, आपने ये नहीं देखा फेयर है या नहीं, वो जस्ट है या नहीं, मतलब सब जगह एक तरह से लागू हो पाएगा या नहीं, उसकी आर्बिट्रेरीनेस नहीं देखी। आर्बिट्रेरीनेस क्या, कि कहीं वो जो लॉ है वो ज्यादती तो नहीं है, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है। और आपने ये सब क्वेश्चंस को एड्रेस किए बिना एक लॉ पास कर दिया, लेकिन उस लॉ का क्या काम, उस लॉ की क्या जो है अपना, उस लॉ में क्या खासियत है कि आपने प्रोसीजर भाई अच्छे से फॉलो किया, उसमें आपने कोई गलती नहीं की। इक्वालिटी, इक्विटी, ये कुछ नहीं देखा आपने, जस्टिस मिल रहा है या नहीं, इक्विटी मिल रही है, आपने ये कुछ नहीं देखा, आपने बस प्रोसीजर फॉलो करके लॉ पास कर दिया। ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश पहले। फिर आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप क्या करते हैं, प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर जो है वो ज्यादा महत्व नहीं रखता, उसकी ज्यादा अहमियत नहीं होती, ज्यादा उसका महत्व नहीं होता। ज्यादा महत्व किसका होता है, कि आप देखते हैं कि आपने जो लॉ बनाया, आपने जो लॉ बनाया वो फेयरनेस उसकी देखी जाती है, कि आपका लॉ एक फेयर लॉ है या नहीं, एक जस्ट लॉ है या नहीं, कहीं आर्बिट्ररी तो नहीं है। वो सब लॉज को, पार्लियामेंट के लॉज को उस बेसिस पे चेक किया जाता है, उसके बाद लॉ पास किया जाता है। इसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में आपको नहीं फर्क पड़ता, आपने प्रोसीजर फॉलो कर लिया लॉ का, आपने कानूनी तौर से सही कार्रवाई करके लॉ बना दिया, दैट्स इट। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, आप ये सब चीजें देखते हैं, आप ये सब जो फेयरनेस आप देखते हैं, जस्ट जस्ट है लॉ या नहीं ये देखते हैं आप। और जब ये जस्ट होता है, फेयर होता है, तो ही जो है उस लॉ को पास किया जाता है, उसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यू गॉट इट नाउ। अब क्या है कि हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंडिया में और यूएसए में उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस तरह से अलग हैं वो। तो सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे वो ये है कि इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है ना, वो नैरो है। नैरो मतलब इस थोड़ा सा प्रावधान है, यहाँ पे वाइडर है, यहाँ पे पावर ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के पास यूएसए में। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका का संविधान है, वो प्रोवाइड क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो प्रोवाइड करते हैं कि लॉ को बनाने से पहले, लॉ के प्रोसीजर फॉलो करने से पहले आप ये देखें कि लॉ सही है या नहीं। लेकिन जो हमारा इंडिया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो अपना भारत का संविधान है, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वो ये देखते हैं कि जो हमारा लॉ बना है वो प्रोसीजर के हिसाब से बना है या नहीं। इस वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो जुडिशियल रिव्यू है वो नैरो हो जाता है, मतलब उसकी जो इंडिया के जुडिशियल रिव्यू की ना जो पावर है वो कम है। वेयर एज जो हमारा जो आपका यूएसए है, जो आपका अमेरिका है, उसकी जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो ज्यादा हो जाती है, बड़ी पावर हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इस चीज को देखेंगे, वो देखेंगे फेयरनेस को, वो देखेंगे जस्टनेस को, वो देखेंगे जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, आर्बिट्रेरीनेस को देखेंगे। लेकिन इंडिया वाले बस ये देखेंगे आपका जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं। मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब जब ये चीज देखते हैं ना, प्रोसीजर देखते हैं, तो फिर आपका जो स्कोप है नैरो हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही चीज देखनी है। वाइडर स्कोप कब होगा, जब आप देखेंगे कि भाई आपने प्रोसीजर तो फॉलो किया, वेरी गुड, आपका प्रोसीजर भी देखा जाएगा, लेकिन उसके पहले आपका प्रोसेस, जो आपका ड्यू प्रोसेस है वो भी देखा जाएगा कि आपने वो भी फॉलो किया है या नहीं। और उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इसलिए अमेरिका में जो लॉ है उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। इंडिया में लॉ को सिर्फ प्रोसीजर के पैरामीटर पे जज किया जाता है कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं। लेकिन यूएसए में आपके अलग अलग पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, इसलिए वहां पे जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो बड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वहां के जो कोर्ट्स हैं उनके पास ज्यादा पावर आ जाती है, जो है हमारा जुडिशियल रिव्यू की।
गॉट इट। सो अब मैंने आपको दोनों का मतलब तो समझा दिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। अगर एक यहाँ पे इंडिया में क्या होगा, अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट आपके प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट आपके लॉ को नल एंड वॉइड कर देगा। और अगर आपने यूएसए में अगर वो चीजें आपका लॉ फेयर है या नहीं इस चीज को फॉलो नहीं करता तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब क्या आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ना, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होती है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेके उसके मुताबिक आपका लॉ वैलिड है या नहीं, तो उसको कुछ ग्राउंड्स पे क्या है चैलेंज किया जाता है कि आपके लॉ को जो आपने लॉ बनाया उसको किन किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन प्रावधानों, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा लॉ बनाने के लिए। तो आई होप, जी हाँ, ये पेज इसको कहीं और सेटल करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक आधी चीजें और बताना चाहूंगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में, कि अमेरिकन जो प्रिंसिपल है ना वो क्या बताता है इसमें। एक दो डिफरेंसेस मैं आपको और बताना चाहूंगा। इसमें बताई जाती है आपको जुडिशियल सुप्रीमेसी। अमेरिका में जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी दिखाया जाता है, दिखता है। एंड वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम है वो ये कहता है, और ये लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे जो पावर है वो लिमिटेड नहीं है, सॉरी, लिमिटेड है। आई वुड नॉट से लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया में क्या है कि हम जो हैं दोनों चीजें को कुछ कुछ हद में फॉलो करते हैं। ये नहीं कि हम पूरी तरह से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल सुप्रीमेसी जैसे अमेरिका में है ना, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट लिमिटेड एक्सटेंट में। यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यहाँ पे जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो लिमिटेड टर्म्स में है, यहाँ पे लिमिटेड टर्म्स में। वहां पे सही कहा था, वहां पे लिमिटेड टर्म्स में नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो गया कि हम तो ना तो ब्रिटिश प्रिंसिपल को पूरी तरह फॉलो करते हैं, हम ब्रिटिश प्रिंसिपल को पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं। इन जो इंडिया में एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब दोनों चीजों का मेल, जो दोनों चीजों का मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का एक मेल होता है। ये मैं आपको इसलिए, ये मैंने आपको जनरल सेंस में बताया, ठीक है, ये मैंने आपको जनरल सेंस में बताया। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे में सिंथेसिस फॉलो किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ बोथ, सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों चीजों का एक सिंथेसिस फॉलो किया जाता है। यहाँ पे भी आप लिखेंगे सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ बोथ, है ना। तो सिंथेसिस क्या फॉलो किया जाता है, किस तरह से फॉलो किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकन प्रिंसिपल जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का है और ब्रिटिश प्रिंसिपल जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का है। अमेरिकन प्रिंसिपल में जुडिशियल सुप्रीमेसी आ जाती है, और सिंथेसिस ऑफ बोथ दो चीजें क्या हैं। अमेरिकन प्रिंसिपल क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, और ब्रिटिश प्रिंसिपल क्या है, ब्रिटिश प्रिंसिपल है आपका पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, है ना। तो मैं आपको जो कंपैरिजन बता रहा हूँ जुडिशियल रिव्यू का इंडिया और यूएस का, कि इंडिया में नैरो क्यों है, वाइडर क्यों है यूएस में, वो मैंने आपको बताया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो है सिंथेसिस फॉलो करता है। और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया
कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है, उसमें जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, मतलब जुडिशरी सुप्रीम कही जाती है उसमें। इंडिया में जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है लेकिन लिमिटेड है, और इसमें क्या है, दोनों का सिंथेसिस है, मतलब जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है। जुडिशियल सुप्रीमेसी मैंने आपको बताया कि जुडिशरी सुप्रीम है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, वो अपने लॉज बनाने के लिए आजाद है। और इंडिया जो है ये इन दोनों का जो है सिंथेसिस फॉलो करता है, इन दोनों का एक मिक्सचर फॉलो करता है, अमेरिका का और ब्रिटेन का। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में आपको जो मैं एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सूटेबिलिटी या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, वही जो मैंने बताया, फेयर है या नहीं, जस्ट है या नहीं, वो सब चीजें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में नहीं देखी जाती। और उसका कंसर्न यही होता है कि करेक्ट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया गया या नहीं। इन दोनों का इसके बाद एक आती है टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आई होप आपको दोनों का, इंडिया और यूएसए का जुडिशियल रिव्यू समझ आ गया होगा कि इंडिया में अमेरिकन और ब्रिटिश का जो है दोनों का मिक्सचर फॉलो किया जाता है। और इंडिया का जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी थोड़ी नैरो सेंस है एज कंपेयर टू अमेरिका, जो एक वाइडर सेंस में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इन अ सिंथेसिस, इसको थोड़ी ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसको ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया जाता है या सिंथेसिस फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका ना एक, आप इस तरह से समझिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को ही बोलता है, वो इसी के बारे में बात करता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के बारे में ही बात करता है ना। लेकिन सिंथेसिस हम किस तरह से बताते हैं, मैंने आपको बताया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज ओपन टू नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसको किसी तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसकी भाषा जो है वो इतनी मुश्किल है कि, आई वुड से नॉट मुश्किल, बट उसको अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। अब इधर मैं आपको बताता हूँ कैसे समझा जा सकता है। इधर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू का जिक्र नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का जिक्र कहीं भी नहीं है, दैट दिस इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन अब डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये चीज तो फॉलो कर नहीं रहे, ये चीज फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि सिंथेसिस भी तो है। सिंथेसिस कैसे है कि हमने अभी ऊपर आर्टिकल डिस्कस किया, 13 डिस्कस किया, आर्टिकल जो है अपना 32 डिस्कस किया, और मैंने आपको कौन कौन से आर्टिकल बताए थे, 226 बताए थे, 136 बताए थे, 142 बताए थे। तो ये जो सारे आर्टिकल्स हैं, 136, 142, 226, ये जो सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बताए, ये तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता रहे हैं ना। तो क्या मतलब है, जुडिशियल रिव्यू की एक पावर निकल के आ रही है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज सामने लाई है कि ये सारी चीजें इन आर्टिकल्स के थ्रू निकल के आ रही हैं, दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा बोला नहीं गया कि आप जुडिशियल रिव्यू कीजिए, लेकिन क्या है कि ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनसे एक धारणा, इनसे एक ऐसी सोच निकल के आती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरप्रेट किया है कि इनसे जुडिशियल रिव्यू की सोच निकल के आती है। और जब ये सोच निकल के आती है, जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, फिर तो हम यही कहेंगे ना कि कहीं ना कहीं हम प्रोसीजर तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ड्यू प्रोसेस भी तो फॉलो किया जा रहा है, इन सब लॉज को देख के, इन सब आर्टिकल्स को देख के ड्यू प्रोसेस भी तो फॉलो किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द आइडिया ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बट along with that it is not हार्ड रिजिड नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सॉरी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का आइडिया रिजिड नहीं है, उसको क्या है, एक फ्लेक्सिबल तरीके से बताया गया है। और जब वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है
तो वो दोनों का सिंथेसिस बताता है, अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सिंथेसिस बताता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यू प्रोसेस भी बताया जाता है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ भी बताया जाता है। तो आपको इस तरह से, अगर आपके कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए ना, कि सपोज आपको मेंस में क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला करे आप सब मेंस लिखें, तो मेंस में आपको क्वेश्चन ये आ गया कि बताइए भाई, जुडिशियल रिव्यू जो है वो तो फॉलो होता है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, तो आप किस तरह से बताएंगे, आप प्रूव इट। उन्होंने कहा इल्यूसिडेट या प्रूव, या आप डिस्कस कीजिए हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे आप साबित करेंगे, किस तरह से आप प्रूव करेंगे। वहां पे आपको आर्टिकल्स की मदद लेनी पड़ेगी, अलग अलग जजमेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी, वहां पे आपको उस तरह से अपने क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, और वहां आप बताएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करता है, देयर इज नो वेयर मेंशन कि जुडिशियल रिव्यू का कोई मेंशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम देयर आर आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 142 एंड 226 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जिनकी इंटरप्रिटेशन जुडिशियल रिव्यू को जन्म देती है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडली प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ procedure established by law and due process of law. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एज आई सेड कि देयर आर सम ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे आप चैलेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। कोई लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है या नहीं, उसको चैलेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए उस लॉ की, देयर आर थ्री ग्राउंड्स। व्हाट आर दोज थ्री ग्राउंड्स? पहला है कि इफ इट इन्फ्रिंजेस, इन्फ्रिंज का मतलब होता है कहीं जो आपने लॉ बनाया है वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा फंडामेंटल राइट्स को, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं आपका लॉ जो आपने पार्लियामेंट ने पास किया वो कहीं इस चीज को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो गलत लॉ है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, इफ इट इज आउटसाइड, जो आपने लॉ बनाया है वो किसके बाहर है, the complete authority which has framed it, which has framed it। मतलब अगर आपका लॉ स्टेट बना रहा है और इस सब्जेक्ट पे बना रहा है जो कि स्टेट की ताकत में आते ही नहीं है, जैसे स्टेट किसी आप सपोज कीजिए लॉ बना देता है किसी ऐसे सब्जेक्ट पे जिसपे जो स्टेट लिस्ट में आता ही नहीं है, या स्टेट आप समझिए किसी मिलिट्री, जो हमारी मिलिट्री पे हमारी आर्मी के लिए कोई लॉ बना देता है, तो भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा, क्योंकि आर्मी तो स्टेट के अंडर आती ही नहीं है, तो वो आर्मी पे कैसे लॉ बना देगा। तो उस समय आपकी अथॉरिटी ही नहीं है, जिधर आपकी अथॉरिटी ही नहीं है लॉ बनाने की, वहां आप लॉ कैसे बनाएंगे। तो ये सेकंड चीज आ जाती है। और तीसरी आ जाती है, इफ इट इज रिपग्नेंट, इफ इट इज इफ इट इज रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर वो आपका जो लॉ है वो रिपग्नेंट है टूवर्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लॉ आपने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है। यस, गेट इट। अब इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद वी मूव टूवर्ड्स जुडिशियल रिव्यू की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे इंडिविजुअल राइट्स को, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत ही जरूरी चीज है।
कल को हमारे राइट्स अगर इंफ्रिंज होते हैं, हमारे राइट्स को कोई नुकसान पहुंचता है, तो बहुत जरूरी है इनका होना, जुडिशियल रिव्यू का होना। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है? ये जो हमारी जुडिशरी है वो एक कंट्रोल रखती है, एक चेक रखती है लेजिस्लेटिव पे, एग्जीक्यूटिव पे, कि वो कोई गलत लॉ ना बना दे, वो कोई गलत एक्शन ना ले ले। उन चीजों पे एक बैलेंस रखती है, उनकी जो पावर है उसको बैलेंस करके रखती है, उस पे एक रोक बना के रखती है, एक चेक बना के रखती है। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि कल को अगर जुडिशरी लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ पास कर देता है, या एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले लेता है कि जो सिटीजन्स के लिए गलत है, जो सिटीजन्स की नीड्स के लिए गलत है, उनके राइट्स के लिए गलत है, तो इसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू की मदद से हम जो है उन एक्शंस के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आपने ये काम किया, गलत किया, आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से उनको जिम्मेदार ठहराने के लिए, अकाउंटेबल ठहराने के लिए, रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए जो है जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। उसके बाद गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि अच्छे से हमारी जो कंट्री की गवर्नेंस चले, अच्छे से सरकार चले, उसके लिए हमारा जरूरी है। उसके बाद अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को बनाए रखने के लिए जो है जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, कि जो हमारा सेंटर है वो स्टेट के साथ कुछ जाती ना कर दें। इस इन चीजों के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में जैसे पावर डिवाइडेड है, वो उसी हिसाब से चलें, उसके लिए जो है हमारा जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी है। अब जुडिशियल रिव्यू की कुछ लिमिटेशंस आती हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है। हमने क्या कहा था कि गवर्नमेंट के जो तीन अंग हैं, तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड आर जुडिशरी, जो ये तीन अंग हैं हमारे स्टेट के, इनमें तीनों में पावर्स को बराबरी से या पावर्स को बांटा गया है। इन तीनों के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को बांटा है। अब जब हर कोई ब्रांच अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करती है, अपनी अपनी उनकी अलग अलग पावर्स हैं, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो नेसेसरी एक्शन तो है, नेसेसरी एक्शन है, हमने ऊपर बात कर ली। लेकिन अपनी जुडिशरी को अपनी लिमिट्स को भी तो रिस्पेक्ट करना होगा, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके दूसरे अ, जो हमारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये लिमिटेशन है, ये नहीं कर सकते। जो हमारी जुडिशरी है, इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। तो अगर जुडिशरी ओवर स्टेप कर देती है अपनी बाउंड्री को, अपनी अपनी सीमा से लांग के दूसरी तरफ जाके अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम करती है, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। उसके बाद क्या है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है कि डिले हो जाती हैं चीजें, डिले इन जुडिशियल प्रोसेसेस, या जुडिशियल प्रोसेस में डिले आ जाता है। इंडियन जुडिशरी में वैसे ही काफी लॉन्ग डिलेज हैं, और ये डिले जो है वो इफेक्टिवनेस जो है जुडिशियल रिव्यू की, उसको कम कर देते हैं। कि साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं किसी रूल की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, किसी रूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव एक्शन को चेक करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो है जुडिशियल प्रोसेस में डिले आ जाता है। उसके बाद हमारी जो जुडिशरी है उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब जजेस, नंबर ऑफ जजेस कम है, ह्यूमन रिसोर्स कम है, नंबर ऑफ जो हमारे अपना ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो कम है। तो वो अगर ये सब जुडिशियल रिव्यू भी हर चीज का चेक करने लग जाए, तो फिर तो बाकी केसेस के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं कि कई बार पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है हमारे अलग अलग ऑफिसर्स पे, या हमारे जो जजेस की अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाता है, या किसी मैटर को रोक दिया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करने में टाइम लगा देते हैं। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू को अच्छे से जो है लिमिटेशन उसकी हो जाती है, उस अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और उसके बाद मैं ये आपको बार बार बता ही चुका हूँ कि हमारे इंटरप्रिटेशन जो है
कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है, किसी भी तरह से उसको समझ सकता है। और इसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू जो है वो कई बार इसी में सब्जेक्टिविटी में गुम हो जाता है, उसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती। और इस वजह से जो क्या है, ये सारी हमारी जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेशंस बन जाती हैं। इसके बाद आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? अब क्या है कि जुडिशियल रिव्यू तो हमने देखा, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना, ये हमारी जुडिशरी का एक प्रोएक्टिव रोल है। प्रोएक्टिव रोल है, ये हमारी जुडिशरी का प्रोएक्टिव रोल है। प्रोएक्टिव रोल इन इंटरप्रेटिंग, किसको इंटरप्रेट करने में, मैंने आपको बताया, इंटरप्रेट करने में और एनफोर्स करने में, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। जब हमारी जुडिशरी जो है वो क्या करती है कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है उनके पास जो जो केसेस आए हैं उनको उनकी जजमेंट्स देना, और उनके बारे में उनके लिए नए ऑर्डर्स, नई डिक्रीज निकालना, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करती है, एक मतलब एक्टिवली, प्रोएक्टिवली वो इन्वॉल्व हो जाती है। किस में इन्वॉल्व हो जाती है? इन प्रमोशन ऑफ, वो प्रमोट करने लगती है किसको? सोशल जस्टिस को। सोशल जस्टिस को हमारी जुडिशरी प्रमोट करने लगती है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने लगती है, उनकी प्रोटेक्शन को प्रमोट करने लगती है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को प्रमोट करने लगती है, करप्शन को, करप्शन को रोकने के लिए बात करने लगती है। तो जब इस तरह से हमारी जुडिशरी जो है एक्टिवली, जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो जो है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो जुडिशरी के जो है उसमें नहीं लिखा गया है। तो जब जुडिशरी जो है सोशल जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, करप्शन को रोकने के लिए जब इस तरह के काम करने लगती है, तो उसको कहते हैं कि जुडिशरी जो है अपने डिपार्टमेंट से, अपने जो रोल से जो है वो निकल के बाहर दूसरी जगह पे, मतलब अपने रोल से बाहर आके, अपने रोल से अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ काम कर रही है, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह की कोई अथॉरिटी, इस तरह की कोई जुरिस्डिक्शन जो है एक्टिविज्म की, किसी सुप्रीम कोर्ट को, किसी हाई कोर्ट को नहीं दी है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? पहली बात तो, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कोर्ट की विलिंगनेस, अपनी मर्जी से कोर्ट जो है इंटरवीन करते हैं कुछ मैटर्स में जो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर होते हैं, है ना। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू, तो हमने रिव्यू की ना चीजों को, लॉज को रिव्यू किया, लॉज को देखा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। एक्टिविज्म में वो कुछ एक्टिविटीज इस तरह से कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं जो उनकी ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से बाहर हैं। ट्रेडिशनल जो जो ट्रेडिशनली जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी जुडिशरी की, तो उनकी ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से, वो अपनी ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से बाहर आके जब करते हैं काम, अपनी जुरिस्डिक्शन से, बाउंड्रीज से या अपने ट्रेडिशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर आके काम करते हैं, कुछ काम इस तरह के किए जाते हैं, एक्टिविटीज किए जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। वो जुडिशरी जो है एक्टिवली, प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है ऐसे मैटर्स में जो उनके दायरे में नहीं आते, उस समय उसे कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है दैट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, कोई ऐसी खराब बात नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, दैट इज नेसेसरी टू मेंटेन या फिर टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। इसके स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए, इसके डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए राइट्स ऑफ सिटीजन उनके प्रोटेक्टेड रहें, राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, और गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा सके उनके एक्शंस के लिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छा है कभी कभी, लेकिन क्या है कि इसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जा सकता है, इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है कि जुडिशरी अपने
जो ये जो है अपने बाउंड्री से जुरिस्डिक्शन से बाहर आ रही है और एनक्रोच कर रही है पावर्स को। एनक्रोच मतलब जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर्स को हथिया रही है, उन पे अटैक कर रही है ना। ये इनको क्रिटिसिज्म में बोला जाता है। तो क्या होता है इसके बाद, हम डिफरेंस करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच। एक टर्म आता है, एक टर्म आता है जुडिशियल ओवर रीच। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में आपको बता चुका हूं कि जब हमारी जुडिशरी अपने दायरे से बाहर आके काम करती है, उसको जुडिशियल ओवर रीच एक्टिविज्म कहते हैं। और जुडिशियल ओवर रीच तो मतलब जुडिशियल रिव्यू का इफेक्ट थोड़ा ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू अपने दायरे में रखे हुए होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म अपने दायरे से और बाहर जाकर, और जुडिशियल ओवर रीच तो तब हो जाता है जब जुडिशरी एकदम सारी सीमाएं क्रॉस करके अपने दूसरे के ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ही एरिया में घुस जाती है और लॉज बनाने की कोशिश करती है, या इस तरह से काम करती है। जुडिशियल ओवर रीच में, जुडिशियल ओवर रीच में तो एकदम क्या करते हैं वो दूसरे अपना दूसरे के एरिया में ही घुस जाते हैं जुडिशियल ओवररीच। मतलब समझ रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म फिर भी बीच की बात है। थोड़ा जुडिशियल रिव्यू तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो किया जा सकता है। इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान भी है, हमने आपको बताया जो मैंने। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि वो थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं सोशल जस्टिस को। थोड़ी एक्टिविटी इस तरह की करते हैं कि जो कुछ हद तक मंजूर की जा सकती है। लेकिन जुडिशियल ओवर रीच है ना, जो जुडिशियल ओवर रीच है, उसमें जुडिशियल ओवर रीच में तो सीधा सीधा डेमोक्रेसी को खतरा हो जाता है। एक्टिविज्म में एक्टिविज्म जो है, जुडिशियल एक्टिविज्म वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। लेकिन ओवर रीच में ना, ओवर रीच बिल्कुल गलत है। वो फिर इंटरफेरेंस हो जाती है दूसरे के काम में, दूसरे के दायरे में जो है वो ओवर रीच जो है वो खतरा हो जाती है। वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाती है, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए खतरा हो जाती है। और ये एक इंटरफेरेंस होती है, सीधी सीधी इंटरफेरेंस है कि आप अपनी पावर से बाहर जाके दूसरे की पावर्स, दूसरे के एरिया में, दूसरे की बाउंड्रीज में आप स्टेप कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनके सही मायने, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जुडिशियल रिव्यू से। ये पावर है जुडिशरी के पास, पावर है ये जुडिशरी की। इससे एक्सरसाइज करने से जुडिशरी को कोई नहीं रोक सकता। ये पावर है जुडिशरी की टू कीप चेक एंड बैलेंसेस, कि लेजिस्लेटिव जो एनेक्टमेंट्स हैं, लॉज हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहे वो। ये पावर है जुडिशरी की, है ना। तो ये किसके लिए होती है? दिस इज फॉर कीपिंग चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन अदर पार्ट्स ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन जो है वो हमने बताया आपको, आर्टिकल 13 में इसका ओरिजिन हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आर्टिकल 13। अब आते हैं एक्टिविज्म पे। तो एक्टिविज्म क्या कहता है? ये प्रोएक्टिव रोल है। मैंने जैसे आपको बताया, प्रोएक्टिव रोल है मतलब जुडिशरी अपनी मर्जी से, कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये जुडिशरी अपनी मर्जी से करती है ना। ये कब किया जाता है? ये परफॉर्म, प्रोएक्टिव रोल कब परफॉर्म किया जाता है? व्हेन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो जब फेल हो जाते हैं किसी चीज को करने में, वो जब फेल होते हैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, वो जब फेल होते हैं टू परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये चीज बोली है करने के लिए, आप क्यों नहीं कर रहे? तो जब वो आप नहीं कर रहे तो फिर हम करेंगे। जब जुडिशरी बोल रही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बोला है ये काम कीजिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है आपको एक चीज पे लॉ बनाइए, आप उस चीज पे लॉ नहीं लेके आ रहे हैं, तो फिर हम बनाएंगे, जुडिशरी बोलेगी फिर हम बनाएंगे। ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक ये प्रोएक्टिव रोल है, ये सामने से जुडिशरी खुद से करती है। और इसके पास, इसमें कोई, इसको करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए आजादी, मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं देता, कोई आर्टिकल नहीं देता इसको। इट इज डिराइव्ड, हम कह सकते हैं ये डिराइव किया गया है। ये कहाँ से लाया गया है? ये यूएसए की जुडिशरी से लाया गया है ये कॉन्सेप्ट।
जो एक्टिविज्म का है वो यूएसए की जुडिशरी का है। अब आ जाते हैं हम जुडिशियल ओवर रीच पे। जुडिशियल ओवर रीच क्या है? तो मैंने आपको बताया एक्टिविज्म। अब हम जुडिशियल एक्टिविज्म, ये हमने डिफरेंस देखा जुडिशियल रिव्यू का और जुडिशियल एक्टिविज्म का, है ना। अब हम डिफरेंस देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का, जो हमने अभी डिस्कस किया, और जुडिशियल ओवररीच का। इसका डिफरेंस देखते हैं। उन दोनों को तो हमने कंपेयर कर लिया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। रिव्यू और एक्टिविज्म को हमने कंपेयर कर लिया, अब हम एक्टिविज्म और ओवररीच को कंपेयर करते हैं। एक्टिविज्म क्या है कि ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलता है, ये लॉ के मुताबिक चलता है, उसको अपहोल्ड करता है जो मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म वो है जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, उसके खिलाफ नहीं जाता है। ये किस वजह से आता है? ये चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ, जैसे रिव्यू भी चेक्स एंड बैलेंसेस से आता है ना, तो एक्टिविज्म भी चेक्स एंड बैलेंसेस से ही आता है कि आप एक चेक रख रहे हैं जुडिशरी पे, आप बैलेंस रख रहे हैं उनकी पावर पे। गॉट इट? ये पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। इसको हम पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं। जुडिशरी जब करती है इसको पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है, पब्लिक के हित को दिमाग में रख के, पब्लिक के जो इंटरेस्ट हैं उनको दिमाग में रख के जुडिशियल एक्टिविज्म को किया जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म एक्सरसाइज किया जाता है। अब आते हैं जुडिशियल ओवररीच पे। जुडिशियल ओवररीच क्या है? ये इम्पीड करती है। इम्पीड का मतलब ये नुकसान पहुंचाती है। इम्पीड्स व्हाट? डेमोक्रेसी को, उसकी फंक्शनिंग को, डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को, इम्पीड्स द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाती है, उसकी जो है उसको रोकती है, उसमें रुकावट पैदा करती है डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग। ये अगेंस्ट है, ये तो टोटल नेगेटिव है ना, अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमने क्या कहा था? हर किसी की अपनी अपनी पावर है, हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज हैं हर ऑर्गन की। तो ये उसके अगेंस्ट जाती है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, ये बिल्कुल गलत चीज है ओवररीच। और ये क्या है? ये इंटरफेरेंस है। इसको हम इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे एक्टिविज्म को, लेकिन जुडिशियल ओवररीच जो है वो इंटरफेयर करती है, वो इंटरफेरेंस है, बिल्कुल गलत है। जो लेजिस्लेटिव के साथ और एग्जीक्यूटिव के साथ उनके एरिया में जाके, उनके जो दायरा है उसमें जाके लॉज या ऑर्डर्स करती है, तो इसको इंटरफेरेंस कहेंगे। जुडिशियल ओवररीच एकदम गलत चीज है। तो आई होप जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू में आप फर्क समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम पीआईएल पे, कि पीआईएल क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है इसको। सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस पीआईएल, और किस तरह से डिफाइन करता है कि ये एक लीगल एक्शन है, अ लीगल एक्शन जो कि इनिशिएट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी कोर्ट में इनिशिएट किया जाता है ऐसा लीगल एक्शन जो किसके लिए है? जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के, फॉर द इंफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो मतलब जनरल पब्लिक के लिए या जनरल उनके इंटरेस्ट के लिए। मतलब आपने कोई मुद्दा लेके गए आप कोर्ट में पीआईएल के द्वारा, तो वो क्या होगा? वो मुद्दा किसके लिए होगा? कि भाई जनरल पब्लिक, जो लोग अपने लिए खुद नहीं ना लड़ सकते, या जो लोगों के साथ गलत हो रहा है लेकिन वो उनको पता नहीं है क्या करना है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, उनको नहीं पता भाई किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो मतलब जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जब आप किसी लीगल एक्शन को इनिशिएट करते हैं, कोई लीगल एक्शन लेते हैं कोर्ट में, तो उसको पीआईएल कहा जाता है। इसलिए आई होप यू गेट इट, कि इसकी डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं। लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट इन विच, ये सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है बाय द वे,
इन विच द पब्लिक, जिसमें जो पब्लिक है, और अ क्लास ऑफ द कम्युनिटी, a legal action For that, your phone needs a mobile or Wi-Fi connection first. for that I would say, क्या बात करते हैं हम, हाँ, in which the public or a class of the community have pecuniary interest or some interest, एक बार ये मैं आपको लिखा देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ, इन इंटरेस्ट by which their legal rights or liabilities are affected. सो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को कैसे डिफाइन किया कि ये वो लीगल एक्शन है जो इनिशिएट किया जाता है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को इन्फोर्स किया जा सके, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको इन्फोर्स किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ में, जिसमें जो पब्लिक है, जो ऐसी क्लास है, जो कम्युनिटी है, जिसका कोई मॉनेटरी पेक्यूनरी होता है रिलेटेड टू मनी, पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, मॉनेटरी इंटरेस्ट है, या सम इंटरेस्ट बाय विच, जिस वजह से उनके लीगल राइट्स या लाइबिलिटीज को इफेक्ट किया जाता है, इफेक्ट होती हैं। मतलब कि पीआईएल, जब हम किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के गुड के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जो पब्लिक को या पब्लिक की किसी एक पर्टिकुलर क्लास, एक कम्युनिटी की क्लास को उनके जो है मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हो, उनके मॉनेटरी जो उनको मॉनेटरी अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए हो, बेनिफिट है तो उसके लिए हो, या फिर कोई ऐसा इंटरेस्ट हो पब्लिक का जो कि उनके लीगल राइट्स को या फिर लाइबिलिटीज को इफेक्ट कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए हम जब पीआईएल दायर करते हैं कोर्ट में, तो पीआईएल उस एक्शन को इनिशिएट करती है, पब्लिक गुड के एक्शन को इनिशिएट करती है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लिया जाता है। नाउ पीआईएल के बाद में इसको बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये नीचे हाई कोर्ट्स आ जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। आई वो मुझे उसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, मुझे लग रहा था इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, बट नो डाउट, नो वरीज। अब पीआईएल जो इंडिया में आया, उसको लोकस स्टैंडाई एक रूल होता है, लोकस स्टैंडाई, ठीक है। जब पीआईएल इंडिया में आया ना, तो उसको इंडिया में लाया कैसे गया, पीआईएल को इंडिया में लाया कैसे गया, एक जो ट्रेडिशनल रूल था ना हमारा लोकस स्टैंडाई, इसको रिलैक्स कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसको रिलैक्स कर दिया गया, मतलब इसको कम कर दिया, इसकी थोड़ी रिजिडिटी कम कर दी गई। लोकस स्टैंडाई क्या होता है, अंडर लोकस स्टैंडाई क्या होता है कि ओनली जो जो इंसान है ना, जो इंसान के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, जिस इंसान को नुकसान पहुंचा है, सिर्फ वही इंसान जो है कोर्ट में अपनी अपनी कंप्लेन लेके, अपना केस लेके आ सकता है ना। लोकस स्टैंडाई ये कहता है कि ओनली अ पर्सन हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड alone can move the court for remedies, के जिसके राइट्स को नुकसान पहुंचा है वही आके केस करेगा, जिसको नुकसान पहुंचा है ना वही आके केस करेगा, वही आके रेमेडीज के लिए गुहार लगाएगा कोर्ट में। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, लोकस स्टैंडाई को हटा दिया गया और इसको एक्सेप्शन दे दी गई, किसको, पीआईएल को, कि पीआईएल में तो हमने ये कहा ना कि
हम कोई दूसरा इंसान जाके जनरल पब्लिक के लिए, मास पब्लिक के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए जाके कोर्ट में केस लड़ता है, कोर्ट में पीआईएल लगाता है कि इन लोगों के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको सही किया जाए, उसके लिए रूल लाया जाए। लेकिन लोकस स्टैंडाई क्या कहता है? लोकस स्टैंडाई कहता है, लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ जिस इंसान को नुकसान पहुंचा है वही आएगा कोर्ट में, वही अपने नुकसान का केस लेके आएगा, अपनी राइट्स को इन्फ्रिंज होने का केस लेके आएगा। लेकिन इसमें इसको रिलैक्स कर दिया गया, पीआईएल को लाने के लिए, इंडिया में पीआईएल के प्रिंसिपल को लाने के लिए इसको एक्सेप्शन दे दिया गया। उसके बाद पीआईएल के अंडर क्या होता है कि कोई पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन होता है, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन होता है कि जिसको मतलब पब्लिक के लिए, जिसको दुख है, दर्द है, जो पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता है, तो इस तरह के सिटीजन्स आते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है कि इस तरह की, मतलब पीआईएल लाता कौन है? सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाती है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एनजीओ हो गए, या फिर कोई पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जिसको हम बोलते हैं, जिसको पब्लिक के लिए दुख है, जिसको पब्लिक की कुछ भला करना है, इस तरह के जो सिटीजन होते हैं वो पीआईएल लेके आते हैं कोर्ट में एनफोर्स करने के लिए, किसी भी इंसान या किसी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल या किसी कम्युनिटी के लिए वो पीआईएल लेके आते हैं, दर्ज करते हैं कोर्ट में, जो खुद के लिए नहीं कर सकते। मतलब कोई इंसान गरीब है, कोई पॉवर्टी से जूझ रहा है, कोई इग्नोरेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया, कोई इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, सोशली या इकोनॉमिकली, सोशलरी एंड नहीं, सोशली और इकोनॉमिकली कोई बैकवर्ड है, सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है, जो नहीं पहुंच सकता कोर्ट में, जिसको नॉलेज नहीं है, गरीब है, इग्नोरेंट है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनके लिए जब कोई तीसरा इंसान, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ, उनके लिए जब कुछ करने के लिए जाता है कोर्ट में कि इन लोगों का जो है उसके बारे में किया जाए, तो उसे हम कहते हैं, वो जाएगा पीआईएल के द्वारा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाम में ही साफ साफ लिखा है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जब कोई लिटिगेशन लगाई जाती है कोर्ट में, उसे पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। इन सब कारणों के वजह से ना कुछ लोग दे आर अनेबल टू रीच, दे आर अनेबल टू अप्रोच जुडिशरी, वो नहीं कर सकते अप्रोच कोर्ट को, तो उनके हक, उनकी तरफ से, उनके बिहाफ से जो लोग आते हैं वो पीआईएल लगाते हैं, उसे हम पीआईएल कहते हैं। तो पीआईएल को सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है। तो ये कुछ अलग अलग नाम है पीआईएल के। तो पीआईएल के कुछ फीचर्स भी हैं, देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ पीआईएल, जिसको आप देखेंगे अगर किताब में, तो ये जस्टिस को दिलाता है, दिस प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस। जिन लोगों को ऐसे नॉर्मली जस्टिस नहीं मिल रहा होता, उन लोगों को जस्टिस दिलाता है। इसके थोड़े प्रोसीजर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, इसके प्रोसीजर्स इतने रिजिड नहीं होते, इनके प्रोसीजर थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं, स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल रूल्स नहीं होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल लिटिगेशन के होते हैं। कोर्ट्स जो हैं वो कुछ रूल्स को रिलैक्स कर देते हैं हमारे पीआईएल के लिए। उसके बाद इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, पब्लिक के लिए किया जा रहा है तो पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है इसमें। कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अगर अप्रोच करते हैं कोर्ट को ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, तो ये सिटीजन्स को इनेबल करता है, उन ग्रुप ऑफ पीपल को इनेबल करता है कि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से लोग जो हैं वो आके गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे देश के, बाय रेजिंग द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। उस तरह से पीआईएल से देयर आर द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस आर रेज्ड। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने आपको कहा अभी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिलाता है ये, जो लोग खुद से नहीं जा सकते उनको दिलाएगा। उसके बाद फीचर क्या है इसका, एक जो स्कोप है इसका थोड़ा वाइड स्कोप है, स्कोप इसका थोड़ा वाइड है एज कंपेयर टू अदर लिटिगेशंस, कि किसी परमानेंट, किसी सॉरी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेके पीआईएल कन्फाइंड नहीं है। पीआईएल आप
पब्लिक लाइफ में भी लगा सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स में हो, चाहे इन्वायरमेंट का कोई इशू हो, चाहे करप्शन का आपको कोई इशू रिपोर्ट करना है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्शन रिपोर्ट करना है, तो पीआईएल का उस केस में पीआईएल का स्कोप वाइड है। और पब्लिक इंटरेस्ट तो मैं बता ही चुका हूँ, कोर फीचर पीआईएल का यही है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगाया जाता है। दो लोगों का एक जो जनरल इंटरेस्ट है, जो हमारी सोसाइटी का इंटरेस्ट है, उसके लिए पीआईएल को लगाया जाता है। तो पीआईएल जो है एक यूनिक और पावरफुल मैकेनिज्म है, जिसने इंडिया के लीगल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके लग दिया है इसको। और ये सिटीजन्स को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इनेबल करता है कि वो गवर्नेंस में, कंट्री की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि पीआईएल से काफी बड़े बड़े जजमेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने देश की एडमिनिस्ट्रेशन में काफी चेंजेस लाए हैं। तो इसलिए पीआईएल एक पावरफुल मैकेनिज्म है, एक यूनिक मैकेनिज्म है। अब आ जाते हैं आपके देर आर, अच्छा हाँ, इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी हैं। ये नहीं कि सब कुछ वाइड स्कोप है तो सारा ही कुछ इंक्लूडेड है। इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे पेंशन या ग्रेचुइटी के सर्विस मैटर्स को आप पीआईएल से नहीं लेके आ सकते, एंटरटेन नहीं करेगा। लैंडलॉर्ड या टेनेंट का कोई मैटर है, कोई किराएदार और मकान मालिक का मैटर है, उसको पीआईएल नहीं करेगा, एंटरटेन करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के खिलाफ आपकी अगर कोई कंप्लेन है, जो लोकल बॉडीज के खिलाफ अगर कंप्लेन है, तो उसको नहीं। अगर ऊपर वाले जो मैंने आपको बताई है ना चीजें, अगर उनमें आ रहा है, उन एरियाज में आ रहा है, तो देयर आर सर्टन एरियाज ऑफ स्कोप ऑफ पीआईएल। इसमें कुछ इंक्लूजन्स होती हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स होती हैं, उनको आप डिटेल में एक एक लाइन की हैं क्या मैटर है। जैसे इंक्लूजन में क्या आता है, क्या बॉन्डेड लेबर आती है, अगर निग्लेक्टेड चिल्ड्रन जो आते हैं, जैसे कोई बच्चे हैं जिनको जो सड़क पे, मतलब बिना माँ बाप के, जिनका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, अकेले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और निग्लेक्टेड चिल्ड्रन के केस में इंक्लूजन है पीआईएल में, उसमें आप पीआईएल लगा सकते हैं। बॉन्डेड लेबर, कोई बंधुआ मजदूरी करवा रहा है आपसे, जबरदस्ती की मजदूरी करवा रहा है, उसमें लगा सकते हैं। आप अगर मिनिमम वेज आपको आपका एम्प्लॉयर नहीं पे कर रहा है, अगर आपका वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसमें पीआईएल लगा सकते हैं। अगर आपकी जेल में कोई हरासमेंट हो रही है और इस तरह की, मतलब उसमें आप पीआईएल लगा सकते हैं। अगर पुलिस के आपने पुलिस से कोई मैटर है आपका, अगर उन्होंने आपका केस लेने से रिफ्यूज कर दिया, पुलिस हरासमेंट कर रही है, अगर आपकी पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है, वहां आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 जो हैं वो मैटर्स होते हैं इंक्लूजन्स में। और उसी तरह एक्सक्लूजन्स में भी हैं, अगर जो इन 10 में नहीं आएंगे वो एक्सक्लूजन में आ जाएंगे मैटर्स। कि मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो पीआईएल एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये टेक्निकल मैटर हैं, इनको आप जो कि है बुक से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। 10 मैटर्स इंक्लूजन में है और 5 मैटर्स एक्सक्लूजन में है, कि क्या क्या इंक्लूड होता है पीआईएल में, क्या क्या एक्सक्लूड होता है। उसके बाद अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं, अगेंस्ट हुम पीआईएल कैन बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के जो आर्टिकल 12 है ना, जिसने डिफाइन किया हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, आर्टिकल 12 के अंदर जो जो चीजें आती हैं उनके उनके लिए फाइल की जा सकती है, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट। उनको आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, म्यूनसिपल अथॉरिटीज के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, और प्राइवेट पार्टी के खिलाफ आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 12 में स्टेट को डिफाइन, जैसे मैंने बताया था आपको, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट के खिलाफ, और लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज जो इंडियन टेरिटरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं। गॉट इट। ये जो इनके खिलाफ जो है, जो हम पीआईएल है उसको फाइल कर सकते हैं। अब प्राइवेट पार्टी को आप एक तरीके से पीआईएल में, मैंने आपको कहा नहीं ला सकते, लेकिन देयर इज वन वे जिसे प्राइवेट पार्टी पीआईएल के अंदर इंक्लूड हो सकती है। उसको एक रिस्पोंडेंट की तरह आप पीआईएल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं।
जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि एक प्राइवेट फैक्ट्री है जो दिल्ली में पोल्यूशन कर रही है, या दिल्ली में आपका हाँ पोल्यूशन चला रही है एक प्राइवेट फैक्ट्री। तो जो आसपास के लोग हैं वो फाइल करते हैं पीआईएल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। उस फैक्ट्री के खिलाफ नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के खिलाफ एक पीआईएल फाइल करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ फाइल करते हैं, और फिर उस प्राइवेट के खिलाफ, फैक्ट्री के खिलाफ फाइल करते हैं। पीआईएल कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट प्राइवेट फैक्ट्री अलोन। उसको एक पार्टी बना दो, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आप एक पीआईएल फाइल कर रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के खिलाफ, क्योंकि उस प्राइवेट फैक्ट्री को किसने लाइसेंस दिया होगा? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने दिया होगा। पोल्यूशन अगर वो फैक्ट्री कर रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है पोल्यूशन को कंट्रोल करना? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। उन दोनों के साथ आप उस प्राइवेट फैक्ट्री को डाल दो तो प्राइवेट पार्टी को आप इंक्लूड कर सकते हो पीआईएल में, अदरवाइज आप खाली प्राइवेट पार्टी के लिए पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। ये है आपका अगेंस्ट होम पीआईएल कैन बी फाइल। इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ केसेस हैं जिसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इट इन लक्ष्मीकांत। और इसके कुछ कंसर्न्स हैं, देयर आर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग पीआईएल की भाई कब काफी बार क्या होता है कि फेक पीआईएल फाइल कर देते हैं लोग, फ्रिवलेस पीआईएल फाइल कर देते हैं, फेक एंड फ्रिवलेस, मतलब जो जिनका कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है, फेक हो जाती है ना, जो मिस यूज पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स के लिए मिस यूज करते हैं पीआईएल को, कि किसी की बदनामी कर दी। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, ये ओवर बर्डन कर देता है ना जुडिशरी को। एक और चीज आ गई जुडिशरी को देखने के लिए, एक चीज और आ गई ना एक्स्ट्रा, तो वो ओवर बर्डनिंग हो जाती है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है कि जो पीआईएल है वो कई बार क्या होती है कि जुडिशरी अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के कोई डिसीजन दे देती है, तो उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स में। यहाँ पे हमारा पीआईएल खत्म होता है, यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है। दिस इज एंड ऑफ आर टॉपिक सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हालांकि यहाँ मैंने आपका हाई कोर्ट भी खत्म करना था, है ना? वैसे हाई कोर्ट में कुछ अलग नहीं है, हाई कोर्ट इज वेरी सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन देर आर सम की डिफरेंसेस, जुडिशनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, फ्रिक्शनल और सॉरी फंक्शनल डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, फिर यही कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, कोलिजियम, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी उसी तरह से होता है, क्वालिफिकेशंस, ओथ, सैलरी, देन टेन्योर, रिमूवल ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो ये इस तरह से एक्टिंग चीफ जस्टिस, जैसे उधर हमने पढ़ा था रिटायर्ड चीफ जस्टिस आते हैं बैठने के लिए, यहाँ पे भी रिटायर्ड जजेस हैं, फिर इनकी जुरिडिक्शन एंड पावर्स। तो ये मैंने आपको आज खत्म करवाना था, बट टाइम काफी हो चला है, और ये आपको चलिए अगले लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि इसमें तो काफ़ी कुछ है अभी बताने के लिए, है ना? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसके बाद लोक अदालत एंड फैमिली कोर्ट्स, ग्राम न्यायालय, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें कुछ बड़ा नहीं है। ट्रिब्यूनल्स भी छोटा ही टॉपिक है। लोकपाल और लोकायुक्त के साथ आपका जो है ये खत्म हो जाता चैप्टर, ये वीडियो। लेकिन कोई नहीं, इसका एक तीसरा पार्ट भी लाना पड़ेगा। आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट जो मैंने पूरा पढ़ाया आज कंप्लीट कराया वहां तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हाई कोर्ट्स के साथ, और उसमें ही आपका जो है लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। अगले पार्ट में इस वीडियो के मिलते हैं। सो हैव अ ग्रेट टाइम एंड गॉड स्पीड।